बच्चों आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। बेटा अब आप ये समझिए कि हमें कैटेगरी बनाने की जरूरत होती है। जो जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे आप ऑरेंजेस के ढेर में आप एप्पल तो नहीं ढूंढेंगे ना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि ग्रुप बनाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फ्लोरा फौना वगैरह बहुत कुछ पढ़ा है। तो हर एक को जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो अब तक हमें जितना जानकारी है 118 एलिमेंट्स नोन 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये 118 के 18 एलिमेंट्स याद रखना, उनकी प्रॉपर्टी याद रखना संभव नहीं है। तो उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में कैटेगरी कर देते हैं, ठीक है। कैसे ग्रुप्स, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी बनाने का जो सिस्टम है ये काफी पहले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो किस किस ने तैयार किया, कौन कौन किस किस बात पे अटक गया या फेल हो गया, है ना, उन साइंटिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए अब कि 118 नॉन एलिमेंट्स है। अब तक की जानकारी में भविष्य में और ज्यादा हुए तो उनकी भी कैटेगरी बन जाएगी, है ना, उनके भी लिए जगह छोड़ा हुआ है अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो 118 में से 94 तो वो हैं जो नेचुरली अकर्ड हैं और 24 वो जो सिंथेटिक हैं, जो किसी रिएक्शन को करते टाइम, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह को करते टाइम पे मिल गए हमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 118 प्रेजेंट है आज की डेट में, 94 हमारे नेचुरल हैं और 24 हमारे क्या है, सिंथेटिक है। तो सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में बात की वो थे डॉब्रेनियर्स ट्रायड, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है, राइट। हाँ, तो सुनिए, ट्रायड जो यहाँ पे ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की और इन्होंने 1829 में इन्होंने ये कहा कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसी हैं, उनको मैं एक कैटेगरी में कर दूंगा और 3-3 के जोड़े बनाऊंगा। समझ रहे हो, 3-3 की ग्रुप में मैं अलग करने वाला हूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ दिस ट्रायड वर्ड आ रहा है, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किस तरह से लिए गए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिए गए। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले इकट्ठे किए गए, ठीक। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल, अब ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन थोड़े से समझने की है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इतना भारी नहीं है, समझो, प्यार से समझो। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमने उठा लिया। इन्होंने कहा कि 3 के ग्रुप कर दें और तीनों की कैसे अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, ठीक है। जैसे पहला ग्रुप लिया गया, क्या एल्कली मेटल का ग्रुप लिया गया, समझो, पहला ग्रुप लिया गया एल्कली मेटल्स का ग्रुप लिया गया। इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिए गए। अब इनका एटॉमिक मास कैसे अरेंज करके लिया, 7, 23, 39, ठीक है। देखो बढ़ रहा है। इन्होंने क्या कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज है सारे के सारे ही क्या है, मेटल्स है। मेटल मैंने पढ़ाया हुआ है ना, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेटल्स हैं। सबकी वैलेंसी हमारे पास क्या है, सबकी वैलेंसी क्या है, 1, मोनोवैलेंट है। जैसे लिथियम का हो गया 3, कैसे लिखोगे, 2, 1, राइट। सोडियम का हो गया 11 यानी कि 2, 8, 1। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना, ठीक है। तो सबकी ही वैलेंसी कितने की है, 1, यानी मोनोवैलेंट है। और सबके सब वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉस्टिक सोल्यूशन बनाते हैं, OH वाली, अभी बताती हूँ, ठीक है। पर इनका सेकंड पार्ट समझिए। इन्होंने सेकंड पार्ट में ये कहा, जो मिडल में जो आ रहा है, मिडल में जो एलिमेंट है, ट्रायड के मिडल में जो एलिमेंट है, उसका जो मास है वो बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। कहने का मतलब ये कि लिथियम का कितना, 7 और इसका कितना, 39 डिवाइडेड बाय 2 करो बेटा, ये कितना आ रहा है, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 23, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ऐसे उन्होंने और एग्जाम्पल लिए, हेलोजन का भी लिया और एल्केलाइन अर्थ मेटल का भी लिया, उनको भी लिख लेते हैं। देखो 2 एग्जाम्पल और करके देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और ले लिया, ये हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल का है, क्योंकि ये एल्केली फॉर्म करते हैं। सुनो कैसे, इन्होंने 3 का ट्रेड लिया, है ना,
कैसे लिया, ट्राइड्स लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिया। ठीक, मिडल वाला जो है वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। करके देख लो, करके देख लो। 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 177 आएगा। करके देखेंगे ये हमारे पास आएगा 88.5 ना। हाँ ठीक है ना, तो 88.5 ये इस वाले के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, ऐसा हिसाब लगा के इन्होंने बनाया था। ठीक है जी, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है। या ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम से सुनाई दे रहा है, सारे के सारे इसमें क्या है, मेटल है। ठीक है, इन सब की वैलेंसी कितने की है, 2, यानी डाईवैलेंट है। कैल्शियम का देखो ना कितना करते हैं, 20 ना, 2 8 8 2, ऐसे सबके क्या आएगी, वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2, डाईवैलेंट है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, लेकिन जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या देंगे, वो एल्कलाइन। समझे, यानी कि कैल्शियम जो है वो जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास स्ट्रोंशियम का भी यही आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये भी आपको दे देगा Sr। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, सेम। एक और एग्जांपल लिया गया बेटा, एक और एग्जांपल लिया गया और वो लिया गया हेलोजेंस ग्रुप का। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो इसको भी लिख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं इनका, और इनका फेलियर भी देख लेते हैं, किस बात पे फेल हुए। ठीक है, देखो एक और लिख लिया हमने ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप में क्या आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे रखा गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया था। देखो 35.5 80 127। ठीक, अब देखिए इनकी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, ये सारे के सारे क्या है, मोनोवैलेंट है। इनमें क्या आ रहा है, एक इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना वैलेंसी कितने की दिखा रहा है, ये 1 की दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है बेटा, ये सारे के सारे, तभी तो इनको ग्रुप में रखा गया था इनके द्वारा, है ना। और ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। यानी ये क्या बना देगा, HCl बना देगा। अरे ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ये क्या बनाएगा, HBr बनाएगा। राइट, तो ये क्या बना देंगे, एसिड्स बना देंगे। राइट, एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें मैंने अलग से लिखा कि ये हेलोजेंस जो हैं, ये जो भी हमारे हेलोजन जो हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये हेलो का जो मतलब है वो क्या है, सॉल्ट, और जिंक का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, खुद क्या है, नॉन मेटल से, ये याद रखिएगा, अलग से लिख लिया मैंने। अब वही वाली बात कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। मैं देखो कैसे 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 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, इसको ऐड करके देखो भैया, ये कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये लगभग आ जाएगा 81.2, है ना। हाँ इतना ही होना चाहिए, करेंगे तो इतना हमारे पास कितना आ जाएगा, 81.2। ठीक, तो ये लगभग किसके बराबर है, 80 के बराबर है ना, है ना। तो लगभग इसके बराबर है तो उसको भी मान लिया गया। लेकिन बेटा अब इसकी फेलियर समझिए कि फेल कहां पे हुआ, क्या ऐसी वजह रही कि ये कामयाब नहीं हो पाया, ये ट्रायड कामयाब नहीं हो पाया। वो इसलिए, पहला तो रीजन ये समझिए कि उस वक्त जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे ना, 56 के आसपास थे शायद। ठीक है, उस वक्त जितने भी नॉन एलिमेंट्स है सबको इनमें फिट नहीं कर पाया, सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया। ठीक है, कितने, सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स दे पाए, 3 ही ग्रुप तैयार कर पाए, बाकी जितने थे उनको फिट नहीं कर पाए वो किसी तरीके से। ठीक, दूसरा ये कि अगर मैं यहीं पे अगर फ्लोरीन लगा दूं, देखो ये भी इसी ग्रुप का मेंबर है ना, तो फ्लोरीन का यहाँ पे कंसीडर कर ले। अच्छा इसी में कंसीडर कर लेते हैं। पहली बात तो कि सबको फिट नहीं किया, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ले लूं, तो देखो बेटा फ्लोरीन का होता है 19, एटॉमिक मास के हिसाब से 19, ये आ गया मेरे पास 35.5 और ये कितना 80। अब जरा इसका एवरेज निकाल के देखो क्या इतना आता है, इतना आता है। देखिए देखिए जरा, क्या ये मेरे पास क्लोरीन अब मिडिल में पड़ गया ना, जरा ध्यान से देखो, ये 80 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ रहा है 99/2, यानी कि 45.5 ना। क्या हुआ, कितना हुआ, कितना आया, नहीं 49.5 इतना आया ना।
तो देखिए 49.5 होना चाहिए था क्लोरीन का। अगर इसी ट्रायड के हिसाब से अगर हम चलते तो हमारे पास मिडिल टर्म जो है उसका मास कितना होना चाहिए था 49.5, जबकि आया कितना 35.5। कितने का डिफरेंस? तो यानी कि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी फेल हो गया। ठीक, और जितने नॉन एलिमेंट्स थे उस वक्त के उन सबको वो इस लॉ में फिट नहीं कर पाए, तो ये इनका फेलियर हो गया। इसके बाद, क्योंकि इसके ऊपर बात तो चल ही रही थी, इसके बाद ऑक्टेव रूल दिया गया। ठीक है, क्या रूल दिया गया? आपके पास न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आ गया। उन्होंने क्या कहा देखो, अब देखो 1864 में 1864 में न्यूलैंड साहब आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने रूल दिया अरेंज करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब 8 से है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ इस तरह से, चाहे इंडियन म्यूजिक है चाहे वेस्टर्न म्यूजिक है, जो ये 8 सुर, इनफैक्ट क्या होता है अगर हम ढंग से देखें, एक बार समझ लो फिर उसको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां से चले, शास्त्रीय संगीत में जैसे होते हैं स्वर, कैसे होते हैं? सा रे गा मा पा, है ना, इकट्ठे इकट्ठे हो गया कुछ ज्यादा, है ना, मा पा धा नी, और अगला फिर से क्या आ जाएगा? सा। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको उन्होंने यहाँ पे फिट किया। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हम पहले से चले 1 2 3 4 5 6 7, तो जो एट्थ होगा ना, 8वां जो होगा, वो इसकी प्रॉपर्टी को, यानी पहले वाले की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। जैसे 7 सुर के बाद 8वां सुर रिपीट हो जाता है, सारे का पधा नहीं सा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट इस तरह से उन्होंने बनाया और ये कहा कि जो 8वां है, कहीं से भी पहला स्टार्ट करो, जो 8वां आएगा, आपने जहां पे पहला काउंट किया है, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या होगी? रिजेंबल होगी। जरा देखो यहाँ पे क्या लिया गया, पहले तो पढ़ लेते हैं कि इन्होंने दिया क्या। ठीक है, अरेंजमेंट जो किया उसको बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मीन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, when elements are arranged in the order of increasing masses, देखो जो पिछला वाला हमने किया था, ट्रायड वाला रूल जो हमने किया था, उसमें भी इंक्रीजिंग मासेस के हिसाब से ही था। समझो, आगे करेंगे इस पे काम। ठीक है, जब एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट आर रिपीटेशन। प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट, जहां से तुमने पहला लिया है, ठीक है, 8th एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, कहने का मतलब ये कि भैया यहां से अगर हम स्टार्ट करते, मान लो मैंने देखो हाइड्रोजन से नहीं ले रही मैं बताऊंगी इसका कारण बाद में। ठीक है, अगर आप लिथियम को पहला मानते हो, या चलो इसको हम यहां से ही देखते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं पहला मानती हूं तो 2 3, फर्स्ट इसको मान लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल करनी चाहिए। पर हम आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि लिथियम को आपने पहला लिया, लिथियम को पहला लिया तो 8th एलिमेंट तक पहुंचो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, राइट। तो हमें ये पाया गया कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मिलती जुलती है। ठीक है, ये इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या कर रही थी? मिल रही थी, और वाकई में मिल रही थी। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैंने अगर सोडियम को ही पहला माना, ठीक है, सोडियम को मैंने क्या माना? पहला, तो यहां से चलना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में ये पाया गया कि सोडियम और पोटेशियम की भी आपस में क्या करती है? केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बेरिलियम को आपने फर्स्ट उठाया तो इसके साथ उसका 8th की प्रॉपर्टी जो होगी, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो मिलती होगी, ऐसा ही देखा गया यहाँ पे। ठीक है, और एक्चुअली हुआ भी। अगर आप बेरिलियम को फर्स्ट लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी वाकई में मिलती हुई मिली। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया। अगर ये वाला ग्रुप उठाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी आपस में क्या मिल रही थी? इन तीनों की मिल रही थी। इन तीनों की आपस में प्रॉपर्टी क्या कर रही थी? मिल रही थी। तो ये पाया गया कि वाकई में कुछ ऐसा है, यानी कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे दिया कि भैया डेफिनेटली यहाँ पे एक क्या कंक्लूजन आया? एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिलेशन होगा, किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और उसकी प्रॉपर्टी के रिपीटेशन। ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये रूल भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ कैल्शियम तक ही फिट बैठा,
हायर ऑर्डर पे गए तो वहां पे ये रूल फेल हो गया। फिर क्या हुआ कि दो दो एलिमेंट इकट्ठे दिखा दिए, ठीक है, जबकि आयरन का कुछ प्रॉपर्टी इनके साथ मिलता जुलता था। अभी बात करेंगे, सुनो ध्यान से, ठीक है। कैल्शियम से ऊपर ये फिट नहीं, रूल को अपना क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। कहीं कहीं पे दो दो एलिमेंट्स इकट्ठे बिठा दिए बगैर ये बताए कि ऐसा क्यों किया। तो ये कुछ चीजें थी जो फेलियर का कारण बनी, समझे। तो लिख ले क्या किस वजह से फेल हुए थे। पॉइंट्स लिख लो, ये वाली चीज नोट कर लो बेटा, जितना भी लिखा हुआ वो हैंड रिटन कर लीजिएगा, ठीक है, याद करने में आसानी होगी। फिर इसके और शॉर्ट करेंगे, बाकी अगले जो चैप्टर्स करेंगे ना उसका एक फ्लो चार्ट बना के समझाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यहां तक लिखो। और इसके अब हम लिख रहे हैं फेलियर्स, ठीक। देखिए इसके फेलियर्स कुछ नोट डाउन करेंगे। पहला तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेशंस लिख लिया, हालांकि मैंने डिस्कस कर ही लिया था आप लोगों के साथ। क्या डिस्कस कर लिया था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ठीक है ना। जैसे ही कैल्शियम से ऊपर जाने की कोशिश की तो जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैल्शियम से नहीं मिल रही थी, या अगर उससे अगला क्रोमियम ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी इसके नीचे वाले से नहीं मिल रही थी। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लॉ फिट बैठ रहा था, ठीक। दूसरा कि 56 एलिमेंट्स, मैंने बोला कि 56 एलिमेंट्स की ही उन्होंने जगह बनाई थी। उन्होंने ये माना ही नहीं कि उन्होंने शायद इस चीज पे वही नहीं फोकस किया कि फ्यूचर में भी कुछ और डिस्कवरी हो सकती है, तो कुछ और एलिमेंट्स होंगे, तो उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो नो स्पेस फॉर फ्यूचर एनी डिस्कवरी की भी, आप फ्यूचर में जो कुछ एलिमेंट्स आएंगे तो वो कहाँ फिट बिठाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि एक अकेले स्लॉट में, यानी कि इस टेबल को जैसे तैसे फिट बनाने के चक्कर में एक अकेले स्लॉट के अंदर दो दो एलिमेंट्स बिठा दिए बगैर, विदाउट गिविंग एनी रीजन, कोई कारण नहीं बताया। और देखो यहाँ पे लाके कोबाल्ट निकल को इकट्ठे बिठा दिया, यहाँ पे दो एलिमेंट्स इकट्ठे बिठा दिए। क्यों बिठा दिए, क्या कारण था, क्या सोच थी, ये नहीं पता चला, कोई इसका रीजन नहीं मिला, ठीक है। और फिर क्या, देखो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे आयरन और इस तरफ आ गया कोबाल्ट एंड निकल, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ही सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया, आयरन को उठा के बिल्कुल अलग कर दिया, कोबाल्ट और निकल को कहाँ पे बिठा दिया, हेलोजन वाले ग्रुप में बिठा दिया, और जो कि इन तीनों के साथ ये दोनों फिट नहीं आ रहे थे। तो इन लिमिटेशंस की वजह से ये चला नहीं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना करके रखिए, अगली क्लास में मेंडलीव्स का करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।